राजीव एक 30 साल का नौजवान लड़का, लेकिन उसे देखकर आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो जवान है, क्योंकि ऑफिस की थकान और ईएमआई पर लिया गया मकान उसे हर समय टेंशन देते रहते हैं। अभी 4 साल पहले ही तो उसकी जॉब लगी थी। उसके पापा ने भी अपना सारा प्रोविडेंट फंड राजीव और उसके भाई को एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करवाने में लगा दिया था। अब तो पापा के पास भी कुछ नहीं था कि वो मदद मांग सके, पर इतनी क्या जल्दी थी राजीव को घर लेने की। फिर अभी 2 साल पहले ही तो उसने नई चमचमाती कार खरीदी थी। इतना टेंशन मोल लेने की जरूरत क्या आन पड़ी? इसका जवाब बहुत आसान है। अगर राजीव ये सब नहीं लेता तो उसके रिश्तेदार और उसके पड़ोसी ये कैसे मान लेते भाई कि राजीव लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है, एक बड़ा आदमी बन गया है। नई कार, खुद का घर, ब्रांडेड कपड़े, महंगा फोन, बिना इनके भी कोई सक्सेस दिखती है क्या? 1 लाख की सैलरी में से 30,000 घर की और 12,000 कार की ईएमआई पे करने पर और अपनी जरूरतों पर खर्च करने के बाद जैसे तैसे 20,000 तो वो बचा ही लेता था। इसी दौरान राजीव के पेरेंट्स ने उसकी शादी तय कर दी। अब भाई बेटा इंजीनियर, पापा सरकारी नौकरी से रिटायर, तो शादी तो धूमधाम से ही होनी चाहिए। और फिर पिछले साल पड़ोस वाले शर्मा जी ने बिजली विभाग में क्लर्क होकर भी अपने बेटी की शादी पर 15 लाख रुपए लगाए थे। तो राजीव के पापा तो ऊंची पोस्ट पर थे, तो 20 से 25 लाख से कम की शादी कैसे कर सकते हैं? पापा की इज्जत बचाए रखने के लिए राजीव ने 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया। अब क्या था, ईएमआई बढ़ के 55,000 हो गई। फिर शादी हुई, खर्चे बढ़े। इन्हीं खर्चों को पूरा करते करते राजीव 50 साल का हो गया। अब उसका बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था ताकि एक सिक्योर जॉब मिल जाए और ये मिडिल क्लास लेगेसी आगे बढ़ती रहे। तो ये थी राजीव की कहानी। आइए देखते हैं हितेन के घर का माहौल। हितेन पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके पापा की सराफे में सोने चांदी की दुकान थी। अच्छे खासे पैसे थे घर में, लेकिन आज भी हितेन का परिवार अपने पुराने घर में ही रहता है। उसके पापा के पास वही स्विफ्ट डिजायर है जो उन्होंने 4 साल पहले ली थी। हितेन जब भी अपने पापा से बाइक या कार के लिए पैसे मांगता तो वो कहते कि ये कार तेरी ही तो है यार, जब जरूरत पड़े ले जाया कर, और कॉलेज की बस तो आती है ना, क्या जरूरत है कार की। किसी तरह हितेन ने बीबीए पास किया और पापा के साथ दुकान का काम करने लगा। एक दिन उसके दोस्त ने हाईवे पर एक प्रॉपर्टी बताई। हितेन ने अपने पापा से इसके बारे में बात की। उसके पापा को यह इन्वेस्टमेंट आइडिया अच्छा लगा और इस तरह हितेन ने अपनी लाइफ की पहली प्रॉपर्टी ले ली। इस प्रॉपर्टी को रेंट करके धीरे धीरे हितेन ने और भी प्रॉपर्टीज बना ली। लेकिन हितेन आज भी अपने परिवार के साथ उसी पुराने मकान में रहता है। बस अब उसके पास अपनी खुद की एक XUV 700 है। तो दोस्तों, सीन कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आया तो समझ में भी आ जाएगा और सीन बदल भी जाएगा। 8 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसके कारण इंडिया का मिडिल क्लास कभी भी खुद को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाता। तो नंबर 1, ये शादी है या बर्बादी। शादी हर किसी की जिंदगी का खास पल, 2 परिवारों का मिलन, एक नए रिश्ते की शुरुआत। भारत के लोगों के लिए शादी केवल एक ट्रेडिशन ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। और इसीलिए गहनों से लेकर कपड़े, खाना, गार्डन, यहाँ तक कि सूटकेस जैसी चीजों का बिजनेस भी इसी पर टिका हुआ है। शायद इसीलिए इंडियन लगेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 18% है, जो बहुत सी और इंडस्ट्रीज से कहीं ज्यादा है। और इसकी 84% सेल्स वेडिंग सीजन में होती है। इसी से आप देश में बढ़ते द बिग फैट वेडिंग का ट्रेंड समझ सकते हो। प्री वेडिंग शूट से लेकर हनीमून तक सब कुछ एक्स्ट्रावेजेंट करने के चक्कर में लोग अपना बजट ही भूल जाते हैं और लोन ले लेकर शादियां करते हैं। किसी को भी कोई शिकायत का मौका ना मिले, लोगों के लिए हमारी शादी यादगार हो, इस चक्कर में तो लोग अपनी बरसों की कमाई दौलत 3 दिन के फंक्शन पर उड़ा देते हैं। और फिर भी कोई ना कोई पड़ोसी, फूफा या जीजा कुछ ना कुछ नुक्स तो निकाल ही देता है। इसलिए किसी को दिखाने के चक्कर में अपने फाइनेंस के बैंड ना बजवाने में ही आपकी भलाई है। मेरे हिसाब से तो शादी एक इंटीमेट फंक्शन की तरह सेलिब्रेट होनी चाहिए, कुछ चुनिंदा खास दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। पर फिर भी अगर आप एक ग्रैंड वेडिंग चाहते हो तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ही इसे एग्जीक्यूट करो, अपना बजट फाइनल करो और किसी भी सूरत में बजट को एक्सीड मत होने दो, ताकि शादी शादी रहे, बर्बादी ना बन जाए। नंबर 2, आप यूजर हो या यूज हो रहे हो। खाना मंगवाना है, रुको ज़ोमैटो है ना। ग्रोसरी चाहिए, बिग बास्केट है ना। घड़ी, वॉशिंग मशीन, कपड़े, जो चाहिए आजकल एक क्लिक पर आ जाता है। भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ई-कॉमर्स मार्केट है, जहां लगभग 800 मिलियन कंज्यूमर्स हैं और एनुअली 124 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। पर हैरान कर देने वाला फैक्ट तो यह है कि इसका 60% हिस्सा किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि 2 टायर सिटीज और स्मॉल टाउन से आता है, जहां भारत का 80% मिडिल क्लास रहता है।
लोग ऑनलाइन फैसिलिटी के इतने दीवाने हो गए हैं कि 500 मीटर पर जाकर राशन की दुकान से सामान लाने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करने को प्रोग्रेसिव सोच रखना समझने लगे हैं। पर भाई ये फैसिलिटीज अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में इसलिए चलाई गई क्योंकि वहां हमारे देश की तरह हर गली में राशन की दुकान और सब्जियों के ठेले नहीं मिलते। प्रैक्टिकली हमें इस चीज की इतनी खास जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही लिंक्डइन पर दिल्ली के राहुल काबरा का पोस्ट वायरल हो रहा था, जहां उन्होंने सेम रेस्टोरेंट से अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर के बिल का फर्क पॉइंट आउट किया था। उन्होंने एक ही रेस्टोरेंट से सेम चीजें ऑनलाइन ऑर्डर की और रेस्टोरेंट से डायरेक्टली भी परचेज की। ऑनलाइन वही चीज 75 रुपए का डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद भी 689 में मिली, जबकि ऑफलाइन जीएसटी ऐड करने के बाद भी 512 की थी। यानी आप हर ऑर्डर पर लगभग 100 से 150 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। बात 150 रुपए की नहीं है, बात है घर बैठे ही सब कुछ एक क्लिक पर मंगवाने वाली इस आदत ने हमें कंपल्सिव बाइंग की तरफ ढकेल दिया है, जहां हम बिना मतलब के बस चीजें खरीदे ही जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास इंसान कभी ये समझ ही नहीं पाता कि ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। प्रोग्रेसिव होने के नाम से स्टार्ट हुए इस ई कॉमर्स के जाल ने उनकी जेब पर कितना बड़ा बर्डन लाद दिया है। अगर आप किसी दिन बैठकर इन एप्स पर होने वाले मंथली एक्सपेंडिचर का हिसाब लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि आप इन एप्स के यूजर हो या आप खुद यूज हो रहे हो। नंबर 3, ब्रांड्स, द गेम ऑफ स्टेटस। ब्रांड दुनिया के मार्केट का एक बहुत बड़ा मायाजाल। ब्रांड यानी वो लोगो जो 1000 रुपए की जीन्स को 4000, 6000, यहाँ तक कि 10,000 का बना देता है। जितना बड़ा ब्रांड उतना बड़ा उससे पहनने वाले का रुतबा। यही कारण है कि लोग ब्रांड्स के पीछे दीवाने हैं। ये सारा मायाजाल फिल्म इंडस्ट्री का बुना हुआ, जिससे जुड़ी सेलिब्रिटीज आपको हमेशा टॉप ब्रांड्स का स्टफ यूज करते मिलेंगे। लेकिन सच तो ये है कि उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, उन्हें इसी शो ऑफ के पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर मार्क जकरबर्ग को ले लो या बराक ओबामा या स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स, किसी को भी कभी आपको इनके कपड़ों पर बड़ा बड़ा ब्रांड का नाम लिखा हुआ नहीं दिखेगा, जैसे कि आमतौर पर मिडिल क्लास के ब्रांडेड कपड़ों में होता है। स्टीव जॉब्स तो अपने 90% इंटरव्यूज में आपको ब्लू टर्टल नेक और जीन्स में ही दिखेंगे। ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन है कि वो दिखावे की परवाह नहीं करते। जहां एक तरफ मिडिल क्लास पैसा आती है उसे दिखाने लग जाते हैं, वहीं जो सुपर रिच होते हैं उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं है, वो इसे फिजूल खर्ची और रिसोर्सेज का वेस्टेज मानते हैं। सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे तब आती है जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग एप्स में जूते और कपड़ों जैसी चीजों को भी ईएमआई पर लेने का ऑप्शन देखता हूँ। मतलब अब आपके कपड़े भी उधार के होंगे। स्टेटस सिंबल के पीछे भागते भागते हम ना जाने कैसी वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सब एक दूसरे से ज्यादा सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। ऐसी दौड़ में उलझने से बेहतर है कि आप लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करो, इंडियन ब्रांड्स बनो। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको सस्ते में अच्छी क्वालिटी के स्टफ्स प्रोवाइड करते हैं। केवल एक टैग के कारण 3-4 हजार रुपए खर्चना मुझे तो समझ नहीं आता भाई। नंबर 4, उधार का स्टेटस। घर लेना है लोन ले लो, घर रिनोवेट करवाना है लोन ले लो, कार लेना है लोन ले लो, यहाँ तक कि आजकल तो लोग ट्रैवलिंग के लिए भी लोन ले रहे हैं। लोन तो हमारे देश में ऐसे मिलने लगा है जैसे सब्जी भाजी हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीबन 67% लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। इसमें से 74% लोग मिडिल क्लास सैलरीड बैकग्राउंड से आते हैं। यह सिनेरियो शायद आपको सुनने में एकदम नॉर्मल लगे, लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीजों पर लोन लेना और 10 से 11% का इंटरेस्ट भरना धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर रहा है। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि आपने किसी भी रीजन से 1 लाख का पर्सनल लोन लिया 2 साल के लिए, तो राइट नाउ 10.65% का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपके लगभग 5,000 की ईएमआई बनेगी। जो आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा वो होगा 1,20,000। अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, लेकिन अब सुनो। वहीं अगर आप इस 5,000 को जिसे आप ईएमआई के तौर पर दे रहे हो उसकी एसआईपी करोगे केवल 2 ही साल के लिए, तो आपकी सेविंग हो जाएगी 1,36,000। वो भी अगर सिर्फ 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न को मानो। यानी जिस पैसों का आपने केवल स्टेटस दिखाने के लिए वेस्ट कर दिया, उससे आप उससे ज्यादा पैसे बना लेते। इससे एक और पते की बात समझ आती है कि अगर आपका कोई सपना है, कोई बकेट लिस्ट है, तो आप 2 साल के लिए लोन लेने के बजाय 2 साल के लिए इस तरह की छोटी छोटी एसआईपी कर सकते हो। फिर इन पैसों से आप अपना वो सपना पूरा कर लो, वो भी बिना बर्डन के। नंबर 5, पढ़ाई की लड़ाई। मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। हर घर के चिराग का इंडियन मिडिल क्लास में कुछ इसी तरह स्वागत होता है। अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की दौड़ में लोग इतने पागल हैं कि जमीन जायदाद बेचकर भी अच्छे स्कूल, अच्छी कोचिंग, फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाने से पीछे नहीं हटते। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर के सपने पर लाखों खर्च करने से पहले हर पेरेंट्स को यह जरूर इंश्योर कर लेना चाहिए कि यह सपना उनके बच्चों का भी है या फिर वो अपना ही सपना उस पर थोप रहे हैं। साल 2022-23 में नीट के लिए लगभग 19 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। वहीं आईआईटी में 10 लाख और सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी में 11,35,000, यानी कुल मिलाकर करीब 40 लाख। इनमें से केवल 10% ही सक्सेसफुल होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इन एग्जाम्स के लिए ट्राई ही नहीं करना चाहिए। पर किसी भी पाथ को चूज करने से पहले आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट, स्किल्स और अपना मॉनेटरी स्टेटस भी देख लेना चाहिए। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, आईपीएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको सच में वो पोस्ट, वो फील्ड पसंद है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसे प्रोफेशनल एंगल यानी पैसे कमाने के जरिए से देखते हो, तो और भी कई रास्ते हैं भाई पैसे कमाने के, जहां आप इनसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। यूपी में 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए क्लर्क लेवल
लेवल की जॉब निकली थी, पर उसमें लगभग 3700 पीएचडी होल्डर्स ने फॉर्म भरा। यानी आप सोच सकते हो कि हमारे फॉर्मल एजुकेशन की वैल्यू क्या है। आपकी स्किल्स और कामयाबी एक कागज की डिग्री की मोहताज नहीं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो बिना कॉलेज से हाई फाई डिग्री लिए खुद से बुक रीडिंग से भी सीख सकते हो, पॉडकास्ट से सीख सकते हो, लोगों से सीख सकते हो, कोर्सेज से सीख सकते हो। इसे कहते हैं सेल्फ एजुकेशन। और इसमें आपकी मदद करेगा ये बुक ऐप, जहां पर आप हजारों बुक समरीज को पढ़कर उनके वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हो, वो भी अपनी लैंग्वेज हिंदी में। द मिंट में छपे एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक एवरेज फैमिली अपने बच्चे के एजुकेशन पर लगभग 15 से 50 लाख रुपए खर्च करती है, जो कि उसकी लाइफ में सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है। थोड़े और अच्छी सैलरी वालों को देखें तो ये खर्चा 1 करोड़ तक भी जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये खर्चा उतनी वैल्यू और स्किल प्रोवाइड करता है? शायद नहीं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शर्मा जी के बेटे को देखकर अपने बेटे का फ्यूचर मत डिसाइड करो। अब वो करो जो सच में उसके लिए अच्छा है। नंबर 6, कार या बेकार। मकान, शादी और एजुकेशन के बाद सबसे बड़ी लायबिलिटी जिसकी बेड़ियों में मिडिल क्लास खुद को बिना वजह जकड़ लेता है, वो है कार। लास्ट ईयर गाड़ियों की सेल में 8.2% का इजाफा हुआ और रिकॉर्ड 4 मिलियन यानी कि 40 लाख गाड़ियां बिकी। बढ़ते पेट्रोल के दाम और बढ़ती कार सेल इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि कैसे मिडिल क्लास बिना कैलकुलेशन के फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं और खुद को गरीबी की ओर धकेलते रहते हैं। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि कैसे कार आपको कैब रेंट करने से महंगी पड़ सकती है, क्योंकि वो कैलकुलेशन तो आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगा। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि कब कार लेने में समझदारी है और कब नहीं। सबसे पहला पॉइंट कि आपका डेली एवरेज ट्रैवल कितना है। अगर वो 30 किलोमीटर से कम है तो डेफिनेटली आपके लिए कैब ही बेस्ट रहेगी और काफी सस्ती भी पड़ेगी। वहीं अगर आपकी एवरेज ट्रैवल इससे ज्यादा है तो आपका कार लेना तो बनता है, लेकिन कौन सी? वही जिसे आप अफोर्ड कर सको। आप कार को केवल उसके एक्चुअल ऑन रोड प्राइस को देखकर मत लो, उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस, ये सब कंसीडर करो। साथ ही ये भी इंश्योर करो कि आपके पास पार्किंग स्पेस कितनी है। अगर आपको और बजट फ्रेंडली होना है तो यूज्ड कार के ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। फाइनली, चाहे आप कार कैश में लो या फाइनेंस करवाओ, अगर आप कंफर्टेबली ईएमआई के बर्डन को झेल सकते हो तो कार लेना बढ़िया आइडिया है। लेकिन अगर आप खुद को किसी फाइनेंशियल बर्डन में डालकर कार ले रहे हो तो डेफिनेटली ये कार बेकार है। नंबर 7, 21 दिन में पैसा डबल। मिडिल क्लास यूट्यूब वीडियोस में शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से है। मिडिल क्लास दुनिया के 80% प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने वाले बिजनेसेस का 80% कंज्यूमर है। चाहे टूथपेस्ट हो या कार या घर बैठे पैसा कमाने वालों की स्कीम्स, सभी लोग इन्हीं पर टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में विश्वास करते हैं। हमें हर चीज बस जल्दी से जल्दी चाहिए। इंडिया में यूट्यूब पर सबसे ट्रेंडिंग वीडियोस होते हैं एक दिन में 1 लाख कैसे कमाएं, घर बैठे 50,000 कमाने का तरीका। इंटरनेट ऐसी स्कीम्स और तरीकों से भरा पड़ा है और यंगस्टर जिन्हें फटाफट बस अपने दोस्तों के जैसा आईफोन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े और महंगी गाड़ियां चाहिए, वो इन स्कीम्स के झांसे में फंस जाते हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग साल 2023 में लगभग 3,500 करोड़ के फाइनेंशियल स्कैम्स रिकॉर्ड हुए, जिनमें इन्वेस्टमेंट स्कैम, पार्ट टाइम जॉब स्कैम, क्यूआर कोड स्कैम जैसी कई चीजें शामिल हैं। क्यों कोई भी हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना जाता है और हम हंसते हंसते उसे अपनी मेहनत की कमाई थमा देते हैं। जितनी मेहनत हम इन कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने और ऐसे फ्रॉड्स को सजा दिलाने में करते हैं, उससे आधी मेहनत लगती है चीजों को समझकर इन्वेस्ट करने में। जब भी कोई आपको पैसा कमाने का आसान तरीका बताए तो आप अलर्ट हो जाओ। इसे रेड फ्लैग समझकर अपने सेंसेस का इस्तेमाल करो। बिना सोचे समझे कहीं कोई ट्रांजेक्शन मत करो, ना बैटिंग एप्स में, ना इंट्राडे ट्रेडिंग में, ना MLM स्कीम्स में और ना ही किसी जॉब दिलवाने वाली स्कीम में, क्योंकि हर चीज जो कम समय में ज्यादा पैसे दिलाने का वादा करती है वो एक तरह से जुआ ही है। और मैंने आज तक किसी को भी जुआ खेलकर अमीर बनते नहीं देखा। इस बात पर लाइक तो बनता है तो लाइक कर दो फटाफट। नंबर 8, पहले स्पेंडिंग फिर इन्वेस्टिंग। अक्सर आपने फिलोसोफर्स को ये कहते हुए सुना है कि रिच इज बिकमिंग रिच एंड पुअर इज बिकमिंग पुअर, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ऐसा क्यों है। सभी लोग दुनिया को आधा सच परोसकर सनसनी और नफरत पैदा करवाते हैं। अमीर गरीब से नफरत करने लगता है और गरीब अमीरों को चोर समझने लगते हैं। हमारी मेंटालिटी इतनी बायस्ड हो गई है कि हम किसी अमीर को देखकर यही सोचते हैं कि इसने कुछ गलत काम करके ही पैसा बनाया होगा, जबकि सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि रिच इज बिकमिंग रिच बाय स्पेंडिंग लाइक अ पुअर एंड इन्वेस्टिंग लाइक अ ग्रीडी, व्हाइल पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर बाय स्पेंडिंग टू लुक लाइक रिच एंड इन्वेस्टिंग नथिंग एट ऑल। यानी हम मिडिल क्लास बस अमीर दिखने के लिए खर्चा करते हैं और अमीर लोग अमीर होने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था काफी अमीर, उसके पापा सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। वो हमेशा कहते थे कि जब तुम 90 रुपए इन्वेस्ट कर लो तो 10 रुपए अपने डिजायर्स पर खर्च करना। पर हम क्या करते हैं, 90 रुपए खर्च करने के बाद 10 रुपए बच गए तो इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिडिल क्लास की। हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन है और अमीरों के लिए नीड। इसी इन्वेस्टमेंट का फल उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जाता है और मिडिल क्लास बस खुद को एक वर्चुअल सक्सेस की दुनिया में उलझा कर रखते हैं और अमीर दिखने की चाह में गरीब होने की राह पर निकल पड़ते हैं। और अब एक प्रो टिप, जब भी आपका कुछ खरीदने का मन चाहे वो ब्रांडेड जीन्स हो या लेटेस्ट आईफोन या फिर कार या घर, इन 2 रूल्स को फॉलो जरूर करना।
नंबर 1, द 24 आवर रूल। जो भी खरीदने के लिए आपका मन आपको कह रहा है तो बस खरीदने से पहले 24 घंटे यानी एक दिन रुको। सबसे पहले उस चीज के वो 5 काम लिखो जो आप उससे कर सकते हो। फिर दूसरे कॉलम में उन कामों को क्या आप किसी और तरीके से पूरा कर सकते हो, उन ऑप्शंस को लिखो। एनालाइज करो, अगर फिर भी आपको लगता है कि लेना ही पड़ेगा फिर जाओ बेझिझक ले लो। इस रूल को फॉलो करने के बाद आप अपनी कंपल्सिव बाइंग को 70% तक कम कर सकते हो। नंबर 2, द 2x रूल। ये रूल इंस्टेंट शॉपिंग और फिजूल खर्ची कम करने में बहुत हेल्पफुल है। आपको कुछ भी लेते समय बस इतना याद रखना है कि जो भी आप चीज ले रहे हो क्या आप उसे 2 बार लेना अफोर्ड कर सकते हो। यानी अगर आप 1 लाख का आईफोन ले रहे हो तो आपके पास 2 लाख बिना चेहरे पर शिकन आए खर्च करने की हैसियत होनी चाहिए। ईएमआई पर लिया तो क्या लिया। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आज जो मन में है वो कर लेते हैं, कल किसने देखा। ये लाइन केवल मिडिल क्लास को उलझाए रखने के लिए बनाई गई है ताकि मिडिल क्लास इमोशनल होकर अपनी औकात से ज्यादा खर्च करता रहे और लोन देने वालों की और पैसा डबल करने वालों की दुकानें चलती रहें। लेकिन ये फैसला आपको लेना है कि आप क्या चाहते हो। आज के ऐशो आराम के चक्कर में जिंदगी भर खुद को मिडिल क्लास की बेड़ियों में जकड़े रखना चाहते हो या आज थोड़ी सी सूझबूझ से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहते हो।